हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा हम अपना अगला क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं। आपको याद होगा कंपनी अकाउंट हम लोग पढ़ रहे थे इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर में पार वैल्यू, प्रीमियम एंड डिस्काउंट का हम सारा का सारा एंट्री बता चुके थे। मीन्स कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन सब कुछ बता दिया है। आज हम आगे की क्लास करने चल रहे हैं। मीन्स उसके आगे हमारा क्या क्या प्रोसेस हो सकता है जनरल एंट्री का, उस पर बात करने वाले हैं। क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आप क्वेश्चन सुनिएगा जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। पहला क्वेश्चन आपका है कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। मीन्स अगर आपका बोले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऐसा कुछ, मीन्स कंपनी का जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, रेट क्या होगा, तो ऐसे केस में कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ये किस टाइप्स का अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल में ये किस नेचर का अकाउंट्स है, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है कि जब हम अपने बैलेंस शीट को बनाते हैं, ठीक है, तो मीन्स हम फाइनल अकाउंट से बात करें तो बैलेंस शीट के डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम दिखाए जाते हैं वो आप बताएंगे। मीन्स एटलीस्ट आप 5 आइटम्स बताएंगे कि जो आपके बैलेंस शीट के डेबिट साइड में दिखाए जाते हों। ये आपके टोटल 3 क्वेश्चंस होते हैं जिसको आपको आंसर करने हैं कमेंट बॉक्स में। अब हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आगे बात करते हैं शेयर्स से रिलेटेड इंटरेस्ट पे। मीन्स अगर कोई भी शेयर होल्डर क्या करता है कि पेमेंट नहीं करता, मीन्स कॉल्स इन एरियर्स उसका हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंपनी क्या करेगी। मीन्स जैसे हम बोले कि अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, सेकंड कॉल का या फाइनल का, या हम बोले अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता है, तो क्या उसको शेयर दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो इसका प्रोसेस होता है बेटा कि देखिए कि जब भी कोई शेयर होल्डर किसी भी कॉल्स का पेमेंट नहीं करता है तो उसको एक क्या किया जाता है कि लिमिटेड टाइम दिया जाता है। मीन्स कंपनी की तरफ से कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो एक उनको टाइम ऑफ पीरियड देते हैं कि हाँ आप इस टाइम के दौरान पैसा पे कर दीजिए। अगर उसके बीच में भी वो पैसा नहीं पे करते हैं तो जो शेयर उनको अलॉट किया गया होता है उस शेयर अलॉटमेंट को कैंसिल कर दिया जाता है। मीन्स उनके नाम से जो शेयर दिया जाता है वो शेयर कैंसिल कर दिया जाता है। इसको बोला जाता है आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर। मीन्स हम कहें तो उनका पैसा जो रिसीव हो चुका होता है कंपनी के द्वारा वो पैसा जब्त किया जाता है। मीन्स जैसे हम बोले कि कोई शेयर होल्डर था, एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, ठीक, फिर उसके बाद वो क्या करता है फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाता है और उसको कंपनी की तरफ से प्रॉपर नोटिस दिया गया कि उसके बाद भी वो पेमेंट नहीं करता है, तो ऐसे केस में उसके शेयर्स को क्या किया जाता है कंपनी के द्वारा फॉरफिट कर लिया जाता है और जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा मिला होता है वो पैसा भी जब्त कर लिया जाता है, वो पैसा वापस नहीं किया जाता है और फिर इसी शेयर को फर्दर आगे दूसरे किसी पर्सन को इशू कर दिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है री इशू ऑफ शेयर। मीन्स जब किसी भी शेयर को फॉरफिट कर लिया जाता है और उस फॉरफिटेड शेयर को फर्दर किसी को इशू किया जाता है वो री इशू ऑफ शेयर बोला जाता है। तो हमें इसी की एंट्रीज देखनी है कि मीन्स फॉरफिचर कैसे क्या होता है, क्या एंट्री करना होगा, क्या प्रोसेस होता है फॉरफिचर करने का। री इशू करेंगे तो उसका क्या एंट्री होगा, क्या प्रोसेस होते हैं, किस वैल्यू पे री इशू कर सकते हैं, वो सारी चीजें आज की क्लास में हम देखने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं अगर हम फॉरफीचर ऑफ शेयर की। मीन्स अगर कोई भी शेयर होल्डर नहीं देता है पैसा किसी भी कॉल का तो उसके शेयर को क्या किया जाता है फॉरफिट किया जाता है। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स पे कुछ आपको क्या करने होते हैं कि हम बोले कि रूल्स को ध्यान में देने पड़ते हैं, कुछ जनरल बातें होती हैं। सबसे पहली चीज कि डायरेक्टर ऑफ कंपनी गिव्स, या हम बोले यहाँ पे गिव्स हटाइएगा, सेंड करिए, सेंड नोटिस टू शेयर होल्डर फॉर पेमेंट ऑफ अमाउंट। मीन जो अमाउंट उनका बाकी होता है शेयर होल्डर के द्वारा जो कॉल साइन एरिया होता है उसको पेमेंट करने के लिए डायरेक्टर के द्वारा नोटिस भेजा जाता है और इस नोटिस में जो होता है टाइम पीरियड दिया जाता है 14 डेज का। ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि अगर कोई भी शेयर कॉल्स इन एरियर्स कर रहा है और उसको डायरेक्टर्स के द्वारा कितने दिन की नोटिस दी जाती है तो 14 दिन का उसके पास नोटिस भेजा जाता है कि अगर 14 दिन में आप पैसा नहीं पे करते हैं तो आपके शेयर को फॉरफिट कर लीजिएगा। मीन्स हम कहें तो एक रिलेवेंट टाइम भी प्रोवाइड किया जाता है उनको रिमाइंडर के तौर पर कि अभी भी आपके पास इतना टाइम है। अगर हम बोले कि
इसके बाद भी पेमेंट नहीं करते हैं, इफ आफ्टर देयर नोटिस शेयर होल्डर does not pay calls amount या आप बोले unpaid call, in that case his shares were forfeited by डायरेक्टर। उसके शेयर को क्या किया जाएगा, डायरेक्टर के द्वारा फॉरफिट कर लिया जाएगा। और जब शेयर को फॉरफिट किया जा रहा है तो जो भी अमाउंट रिसीव हो चुका है वो कहे तो हम नहीं वापस किया जाएगा उस शेयर होल्डर को। अब जब फॉरफिट किया जाता है शेयर तो हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि वो शेयर इशू किस वैल्यू पे किया गया था। मीन्स हम कहें कि पार वैल्यू पे किया गया था, प्रीमियम पे किया गया था या डिस्काउंट पे किया गया था। तो आइए हम देखते हैं कि अगर पार वैल्यू पे शेयर को इशू किया गया था तो उस टाइम हम फॉरफिट करते हैं तो क्या एंट्री करेंगे। मीन्स अगर हम कहें फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार वैल्यू, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब हम शेयर इशू करते हैं नॉर्मली तो वहां पे हमारा शेयर कैपिटल जो होता है क्रेडिट में होता है। अब जब हम फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल को क्या करते हैं, यहाँ पे हम डेबिट करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहां पे हम लिख सकते हैं अनपेड कॉल्स या कहें टू अनपेड कॉल्स। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हम बोले कि कोई शेयर होल्डर था, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, तो इसी को हम एक्सटेंशन में आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ इसका मतलब क्या हो रहा है। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर हम बोले कि वो अगर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है तो यहां पे हम लिख सकते हैं टू शेयर फर्स्ट कॉल। मीन्स ये सब क्या है, अनपेड कॉल्स की बात हो रही है। एंड फिर हम बोले कि अगर वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया तो टू शेयर फाइनल कॉल्स। तो जब वो अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का नहीं दिया, तो दिया किसका पैसा, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया। और जो पैसा दिया जाता है हम बोले कि वो क्या किया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। तो उसको हम क्या करते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। मीन्स शेयर फॉरफीचर में क्या जाएगा, एप्लीकेशन का अमाउंट। या हम कहें कि कोई शेयर होल्डर था, वो फर्स्ट कॉल का फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का दिया है और उस एप्लीकेशन का दिया है, तो अलॉटमेंट और फॉरफीचर का पैसा यहाँ पे चला जाएगा। सॉरी, कि अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का पैसा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जाएगा। और दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कई बार पूछ लिया जाता है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कि जब आपका शेयर फॉरफिट किया जा रहा है उस टाइम शेयर कैपिटल अकाउंट किस अमाउंट से डेबिट किया जाएगा। तो इसके लिए याद रखिएगा कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट से हमेशा आपका क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। इसका मतलब हुआ क्या, ये समझने की कोशिश करते हैं हम कि मीन्स एक क्या है कॉल्ड अप अमाउंट का मतलब। कहने का मतलब है कि शेयर को जो फॉरफिट किया जाता है वो कभी भी किया जा सकता है। वो एज पर द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिसाइड होता है कि जैसे हम कहें कि अगर एप्लीकेशन का मनी रिसीव हो गया, अलॉटमेंट हो गया, कोई शेयर होल्डर था फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं देता है, तो अब एक डायरेक्टर के ऊपर है, वो चाहे तो सेकेंड कॉल के पहले इस शेयर को फॉरफिट कर सकता है। अगर हमें सेकेंड कॉल के पहले फॉरफिट कर रहा है तो यहाँ मान लीजिए 3 रुपए था, यहाँ 2 रुपए था, यहाँ 3 रुपए और फाइनल कॉल पे 2 रुपए। और एक क्या किया गया, सेकंड कॉल के पहले फॉरफिट किया गया, मींस यहीं पे फॉरफिट किया जा रहा है फर्स्ट कॉल के बाद। तो यहाँ पे कंपनी के द्वारा कितना पैसा मांगा जा चुका था, 3 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, मींस 3 to 5 + 3 8 रुपीज मांगा गया था। तो जब यहाँ पे हम एंट्री करेंगे फॉरफीचर का तो 8 रुपए से शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, दैट्स मींस ये मेरा कॉल्ड अप अमाउंट कहलाएगा। अगर हम बोले कि फाइनल कॉल के बाद शेयर को फॉरफिट किया गया तो ये 10 रुपए का पूरा कॉल हो चुका था, तो अब कॉल्ड अप अमाउंट होगा 10 रुपए। या हम बोले
अलॉटमेंट का पैसा वो नहीं देता है और फर्स्ट कॉल के पहले ही शेयर को फॉरफिट किया जा रहा है, मींस आफ्टर अलॉटमेंट। तो यहाँ पे जो आपका कॉल्ड अप अमाउंट होगा वो 5 रुपीज करेगा, तो यहाँ पे जो शेयर कैपिटल डेबिट होगा वो 5 रुपीज से डेबिट होगा। ये होता है कॉल्ड अप का हमारा मतलब, मींस कॉल्ड अप अमाउंट से हमेशा शेयर कैपिटल डेबिट किया जाएगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आता है, ठीक। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि ये शेयर कैपिटल किस अमाउंट से डेबिट किया जाने वाला है। और अनपेड कॉल्स का मतलब हुआ जिस भी कॉल्स का पैसा नहीं दिया होगा, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल। अब ऐसा कोई भी अपने से जंक्शन नहीं ले लेगा कि सर यहाँ पे अनपेड कॉल्स का मतलब हो सकता है एप्लीकेशन का पैसा न दिया हो। भैया जब एप्लीकेशन का नहीं दिया तो हमारे लिए शेयर होल्डर ट्रीट ही नहीं किया जाएगा, तब तो कोई बात ही नहीं आएगी। शेयर होल्डर वो ट्रीट किया जाता है जिसको एप्लीकेशन पे पैसा दिया हो, शेयर अलॉट भी किया गया हो, लेकिन उसके बाद वो पैसा न दिया हो, उसकी बात हम करते हैं, ठीक। और अब यहीं पे हम बात करें कि अगर जो शेयर फॉरफिट किया गया, हम किसी दूसरे शेयर होल्डर को क्या कर रहे हैं, मीन्स एक नए पर्सन को री इश्यू कर सकते हैं। मीन्स इस शेयर को कंपनी दूसरे शेयर होल्डर को, किसी नए पर्सन को बेच सकती है। तो जब नए पर्सन को बेचा जाता है तो इसको बोला जाता है री इश्यू ऑफ शेयर, ठीक। अब री इशू देखिए आपको बता दे रहे हैं कंपनी वो पार वैल्यू पे, प्रीमियम वैल्यू पे एंड डिस्काउंट वैल्यू पे किसी पे भी कर सकती है, ठीक है। मींस फॉरफिटेड शेयर को कंपनी चाहे तो पार पे, फेस वैल्यू पे इशू करे, या हम कहें कि डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे करे, तो जैसा भी करेगा वो हम सिचुएशन देख सकते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं पार वैल्यू पे इशू किया जा रहा है, ठीक है। तो मीन्स 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में किया गया, तो यहां पे आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब री इशू किया जाता है जनरली होता क्या है कि जितने का शेयर रहता है वो पूरा का पूरा अमाउंट एक ही बार में कंपनी उससे रिसीव कर लेती है। 100 रुपए का शेयर है तो 100 रुपए में। अब यहाँ पे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल की बात नहीं आती री इशू के केस में। यहाँ सारा का सारा पैसा एक बार में क्या होता है, रिसीव कर लिया जाता है। अब अगर हम बोले कि जब पार वैल्यू पे कंपनी ने शेयर को री इशू कर दिया, मीन्स 10 रुपए के शेयर को 10 रुपए पे री इशू कर दिया, तो यहाँ पे जो हमारा शेयर फॉरफिचर में अमाउंट आता है, मीन्स जो हम बोले कि इस शेयर पे हमारा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका था जो कंपनी के द्वारा जब्त किया गया, वो पैसा अब क्या होगा, तो उस पैसे को आप याद रखिएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। फिर से हम बोले कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। एक कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है, एक तरीके से कैपिटल गेन, तो इसको कैपिटल रिजर्व में, तो यहाँ पे उसके लिए क्या होगा, मीन्स हम बोले कि बैलेंस ऑफ फॉरफिचर अकाउंट ट्रांसफर टू, फॉरफिचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसकी एंट्री क्या होगी, तो ध्यान दीजिएगा, इसकी एंट्री हो जाती है आपकी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब हम बोलेंगे अगर मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में आपने फॉरफिचर में 2000 रुपए था और ये शेयर 10 रुपए का 10 रुपए पे पूरा इशू किया गया है, तो मीन्स यहाँ पे आपका जो पैसा था पूरा बचा, यहाँ पे आ गया 2000 रुपए, ठीक। लेकिन अब आगे थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन हम आपको देने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम बोले कि यहाँ पे शेयर जो फॉरफिट किया गया था वो 1000 शेयर फॉरफिट किया गया, इसमें से 500 शेयर ही हम इशू किए हैं। मींस री इशू जब हो रहा है 500 शेयर हो रहा है, भले से 10 रुपए का हुआ, तो अब यहाँ पे हम कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, सबसे इजीएस्ट वे है, क्योंकि कैपिटल रिजर्व का अमाउंट जो होता है ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जा सकता है, तो इसलिए उस फार्मूले को आप याद रखिएगा। सबसे इजी वे में आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व में क्या अमाउंट जाएगा बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, और वो फार्मूला हर केस में अप्लाई होगा आपका। तो उस फार्मूले को देखिएगा कैसे होता है, मींस कैपिटल रिजर्व कैसे आप निकाल सकते हैं, ठीक। अगर हम बात करें कैपिटल रिजर्व इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे मींस अमाउंट की बात कर रहे हैं, कैपिटल रिजर्व इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर री इशूड मल्टीप्लाई बाय अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर, एंड इसमें से माइनस होगा
नंबर ऑफ शेयर reissued multiplied by discount on per share, मीन्स जो रीइश्यू किया जा रहा है उस पर कितना डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब अब क्या होता है ये समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे बोला जितना शेयर हम रीइश्यू कर रहे हैं उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कि उस शेयर पे हम कितना अमाउंट फॉरफिट किया है। जैसे अभी हमने यहाँ पे आपको दिखाया 2000 रुपए फॉरफिट किया गया था, 1000 शेयर हमारा था। तो अगर इस पे हमें निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं एक शेयर पे कितना अमाउंट फॉरफिट किया गया, 1000 से आप डिवाइड करिए तो आपका आया कितना, 2 रुपए यहाँ पे आएगा। मीन्स पर शेयर 2 रुपए आपने फॉरफिट किया। और हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो कि 500 शेयर को री इश्यू किए हो। फॉरफिट हमने किया 1000 शेयर, री इश्यू किए 500 शेयर। अब हमसे पूछ लिया गया कि कैपिटल रिजर्व में क्या अमाउंट जाएगा। तो अब ऐसे केस में इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए पार वैल्यू पे, मीन्स यहाँ पे 10 रुपए के शेयर को 10 रुपए में हमने री इश्यू किया। तो फॉर्मूला हमारा क्या बोला है कि नंबर ऑफ शेयर री इश्यूड 500, तो 500 शेयर मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर 2 रुपीज, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज। ये हो गया हमारा एक ब्रैकेट में। सेकंड में क्या बोला है, नंबर ऑफ शेयर री इशूड, तो 500 शेयर। फिर आगे बोला है डिस्काउंट ऑन पर शेयर, मीन्स जो शेयर हम री इशू कर रहे हैं उस पर कितना रुपए का डिस्काउंट। तो यहाँ पे डिस्काउंट की तो बात ही नहीं है, क्योंकि हम कहे कि 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में अगर हम री इशू कर रहे हैं तो नथिंग, तो ये 0 रुपए इसमें हो गया। तो अब आप कर सकते हैं यहाँ पे 500 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1000 माइनस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो 0 0 दैट्स मीन्स 1000 रुपीज मेरा यहाँ पे आएगा। क्योंकि अभी 500 शेयर री इशू नहीं किया गया है, उस 500 शेयर का अमाउंट हम कैपिटल रिजर्व में नहीं ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल रिजर्व में उसी शेयर्स के अमाउंट को ट्रांसफर किया जाता है जो री इशू किया जा सकता है, मीन्स जो री इशू किया गया हो उसी को हम क्या करते हैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ठीक, तो ये आप फॉर्मूला के बेस पे कैपिटल रिजर्व का अमाउंट हमेशा निकाल सकते हैं, मीन्स चाहे जैसा भी सिचुएशन आपको मिले। अब इसका मतलब दूसरी तरीके से हम दिखाते हैं कि अगर यहाँ पे शेयर को डिस्काउंट पे इशू किया गया होता, मान लीजिए हम कहते हैं कि ये शेयर जो इशू किया है डिस्काउंट पे 1 रुपए पर शेयर क्या किया गया, डिस्काउंट दे दिया गया। ठीक, तो अब यहाँ पे एंट्री आपका जो होता है बैंक अकाउंट डेबिट, फिर आप याद रखिएगा ये होगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। ठीक, और यहां पे आएगा शेयर कैपिटल। अब ये शेयर फॉर फ्यूचर हम क्यों डेबिट किया है, हमने क्यों नहीं क्या किया कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर कर दिया। ठीक है, अब देखिए शेयर फॉर फ्यूचर हम डेबिट करते हैं कि जब हम डिस्काउंट कभी भी शेयर्स पे देते हैं, ठीक है, मींस री इशू के टाइम, तो जब डिस्काउंट दे रहे हैं तो वहां पे हम उस अमाउंट तक का शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट करेंगे। जितना अमाउंट हम कर सकते हैं कि शेयर फॉर फ्यूचर पे जब्त किया, मींस शेयर जब फॉरफिट किया है पर शेयर जो भी अमाउंट किया है, मान लीजिए हम 2 रुपए फॉरफिट किए हैं पर शेयर, तो वो 2 रुपए हम यहाँ पे क्या करते हैं डिस्काउंट पे एडजस्ट कर सकते हैं। या आपसे बोले एक तरीके से दूसरा तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर यूज करिए। ठीक है, यहाँ बार के वैल्यू में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट कर दीजिए। ठीक है, आप मान लीजिए हमने बोला कि 500 शेयर पे 1 रुपए डिस्काउंट दे रहा है, तो यहाँ पे 500 रुपए आपका आ जाएगा। ठीक है, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे सोल्यूशन करना अपना, तो यहाँ पे देखिए कि नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड री इशूड मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर, तो 500 शेयर हम री इशू कर रहे हैं, 2 रुपए पर शेयर फॉरफिट किए थे। नंबर ऑफ शेयर री इशूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट ऑन पर शेयर, तो 1 रुपए हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1000 में से माइनस करेंगे 500 रुपए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 500 रुपए आ जाएगा फॉर फ्यूचर अकाउंट में। मीन्स अब यहाँ पे क्या होगा 500 रुपए आएगा कैपिटल रिजर्व में। ठीक, अब ऐसा क्यों होता है याद रखिएगा कि जब हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं शेयर को, तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमारे पास जो कैपिटल रिजर्व शेयर फॉर फ्यूचर में अमाउंट बचा होता है उसको हम तब तक कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं जब तक कि पैसे को डिस्काउंट को इस डिस्काउंट को एडजस्ट कर लें, क्योंकि अब यहाँ पे कंपनी को लॉस नहीं माना जाएगा। मीन्स ए डिस्काउंट जो है
कि जब तक एक हम कहें कि अल्टीमेटली 2000 रुपए फॉरफिट किया गया है कंपनी के द्वारा, 2000 रुपए तक अगर कंपनी डिस्काउंट दे रही है तो डिस्काउंट का अमाउंट जो है शेयर फॉरफीचर अकाउंट से एडजस्ट किया जाएगा। तब 2000 के ऊपर कंपनी का डिस्काउंट जाएगा री इशू पे, तब वो कंपनी का एक्चुअल लॉस माना जाता है। ठीक, तो ये इस पे बहुत ज्यादा ध्यान मत लगाइएगा कि मेन आपका जो फोकस रहना चाहिए एक कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उस पे फोकस आपका होना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करते हैं अगला कि अगर शेयर प्रीमियम पे इशू किया गया था, उस शेयर को हम फॉरफिट करने वाले हैं, तो उसके केस में क्या एंट्री हमें करनी होगी। देखिए री इशू का तो यही तरीका आपका होगा। अगर हम बोले कि यहाँ पे इस री इशू को प्रीमियम पे हम कर रहे हैं, तो प्रीमियम के केस में आपको पता होगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम कर देते हैं। ठीक है, कि और जितना भी प्रीमियम का अमाउंट होगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 500 शेयर हम कर रहे थे इशू, मान लीजिए 3 रुपए पर शेयर प्रीमियम है, तो यहाँ पे 1500 रुपए हो जाएगा। और शेयर फॉरफीचर का जो कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर करते हैं अमाउंट, वो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कहीं पे भी कोई चेंजेस नहीं होने वाला। मीन्स कैपिटल रिजर्व के लिए आपका यूनिवर्सल फार्मूला है, किसी भी केस के लिए आप यही फार्मूला यूज करेंगे। और हम कहेंगे कि ये फार्मूला आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये फार्मूला बहुत काम आएगा कैपिटल रिजर्व जब आपसे पूछा जाएगा अगर तो। ठीक, तो चलते हैं जो हम बोले कि अगर हम कहें कि शेयर को प्रीमियम पे इशू किया गया था, उस शेयर को फॉरफिट करने के लिए, तो री इशू का आप एंट्री याद कर लीजिए। ये एंट्री आपको हर केस में काम देने वाला है। मीन्स अगर शेयर पार वैल्यू पे इशू किया गया तब भी यही तीनों तरीके से एंट्री होगी। अगर शेयर को हम बोले कि डिस्काउंट पे इशू किया गया था, वो शेयर री इशू किया जा रहा है, या प्रीमियम पे शेयर इशू किया गया था, उस शेयर को हम री इशू कर रहे हैं, तो री इशू के केस में ऐसे ही एंट्री होती है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि शेयर अगर फॉरफिट कर रहे हैं जिसको हम प्रीमियम पे इशू किए थे। ठीक है, मीन्स फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, अब इसके में दो केसेस हमें ध्यान देना पड़ता है। प्रीमियम पे जब इशू किया गया हो शेयर, तो हमें दो चीजें ध्यान देनी पड़ती हैं एंट्री करते समय, मीन्स फॉरफीचर की एंट्री करते समय। ठीक, कि पहला हम कहें प्रीमियम रिसीव्ड, मीन्स जो आपका प्रीमियम का अमाउंट था वो रिसीव्ड हो चुका है। और दूसरा कि प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, मीन्स जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट था आपका वो रिसीव नहीं हुआ। अगर हम बोले प्रीमियम आपका रिसीव हो चुका है, तो शेयर फॉरफीचर का जस्ट नॉर्मल एंट्री होगा, जो अभी आपको हम बताएं। मीन्स हम कहें यहाँ पे नॉर्मल एंट्री। अब नॉर्मल एंट्री से आप मतलब समझिएगा कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप अमाउंट से टू अनपेड कॉल्स, मीन्स अलॉट जिसका भी आपको पैसा नहीं मिला होगा। ठीक है, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर में अमाउंट जाएगा जो कंपनी को रिसीव हो चुका होगा। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को अमाउंट को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है, फेस वैल्यू की तरह एंट्री की जाती है। लेकिन हम बोले कि अगर आपका प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, तो ऐसे केस में आपकी जो फॉरफीचर की एंट्री होगी वो ध्यान दीजिएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल्स जिसका भी आपको पैसा नहीं मिला, ठीक, एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये आपका यहाँ पे एंट्री हो जाएगा जब प्रीमियम नहीं मिला है। और री इशू की एंट्री हमने आपसे बताया कि सेम वैसे होने वाली है। अब बात आती है कि सर हम कैसे पता कर पाएंगे कि प्रीमियम का पैसा मिला या नहीं मिला, तो आपको हम सिचुएशन दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोले एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल की बात हो रही है। हम बोले कि एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 2 रुपए, फिर आपका फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, फाइनल कॉल पे 2 रुपए, और यहाँ अलॉटमेंट के साथ आपका बोला गया है कि 2 रुपए प्रीमियम पे। मीन्स टोटल शेयर जो इशू किया गया था 10 रुपए का शेयर, वो 2 रुपए प्रीमियम पे, तो 12 रुपए पे इशू किया गया था। अब आपसे क्वेश्चन में बोला कि शेयर पे एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का नहीं मिला। तो अगर
एप्लीकेशन का मिला, अलॉटमेंट का मिला, दैट्स मीन्स एक प्रीमियम आपको रिसीव्ड हो चुका है 2 रुपए का, तो आप ए वाली एंट्री करेंगे, मीन्स प्रीमियम रिसीव्ड नॉर्मल एंट्री की, तब यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को आप डेबिट में नहीं दिखाएंगे। लेकिन हम बोले कि क्वेश्चन में आपसे बोला गया सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, फाइनल कॉल का नहीं मिला। तो जब अलॉटमेंट का नहीं मिला तो दैट्स मींस प्रीमियम भी तो आपसे नहीं मिला है, तो आपको जब प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला है तो उस केस में आप ए एंट्री करेंगे। और ये एंट्री हम जो बता रहे हैं फॉर फ्यूचर की एंट्री बता रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये फॉर फ्यूचर की एंट्री आपकी ए वाली होगी। फिर री इशू आपको हो सकता है ये जो शेयर फॉरफिट किया गया वो हम कहें पार वैल्यू पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, किसी भी तरीके से री इशू किया जा सकता है, और पूरा का पूरा शेयर री इशू किया गया या पार्शियल, वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। तो जो बेसिकली यहाँ से आपका हम कहें कि अगर फॉर फ्यूचर और री इशू से जो क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो बताएं कि शेयर कैपिटल जो डेबिट किया जाता है उसका पूछा जाता है, तो उसके लिए कॉल्ड अप अमाउंट होता है, याद रखेगा। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम की बात आती है, मींस अगर शेयर प्रीमियम पे इशू किया गया था, प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला, तो ऐसे केस में फॉर फ्यूचर के टाइम क्या होगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपका डेबिट होगा। फिर आपका जब शेयर री इशू कर दिया जाता है तो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट को कैसे ट्रांसफर किया जाता है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा, फार्मूला आपको बताया है। अब हमारा जो अगला टॉपिक यहाँ पे बन रहा है कि फॉर फ्यूचर का केस मींस शेयर इशूड एट डिस्काउंट की बात हम कर लेते हैं। तो डिस्काउंट की बात करते हैं तो वो भी बहुत ही इजी है, उसमें आपको कुछ भी दिमाग ज्यादा नहीं लगाने की जरूरत है। एक शेयर इशूड एट डिस्काउंट, तो आप ध्यान दीजिए, सीधा सा एंट्री कीजिएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू unpaid calls to discount on issue of shares account to share forfeiture account। ये आपका शेयर जब डिस्काउंट पे इशू किया गया था तो उसको अगर फॉरफिट कर रहे हैं उसकी एंट्री हो जाती है, और इसको भी री इशू करने का सेम वही तरीका होगा जो पहले केस में बताया। मींस री इशू आपका यहाँ पे भी पार वैल्यू पे, प्रीमियम वैल्यू पे एंड डिस्काउंट वैल्यू पे किया जा सकता है। अब यहाँ पे जब आपका डिस्काउंट पे शेयर को री इशू किया जाता है तो ध्यान देने वाली बात जो है कि अगर हम कहें कि 10 रुपए का शेयर था, ठीक है, इसको हम क्या किए 9 रुपए में वो किए थे, इशू किए थे, तो यहाँ पे आपका 1 रुपए का क्या था, डिस्काउंट था स्टार्टिंग में, ठीक। तो जब 1 रुपए का डिस्काउंट था, री इशू हम कर रहे हैं, मान लीजिए इस शेयर को हम क्या किए हैं कि 8 रुपए पे री इशू कर रहे हैं, तो अब डिस्काउंट कितना हुआ 2 रुपए। तो यहाँ पे जो हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का अमाउंट एडजस्ट करने वाले होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि 1 रुपए तो ऑलरेडी आपका डिस्काउंट होता था, तो 1 रुपए जो पहले से डिस्काउंट था उसको हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर में डेबिट करेंगे, और 1 रुपए जो आपका एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से एडजस्ट करने वाले हैं उस पैसे को। दैट्स मीन्स यहाँ पे आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इस पे भी हम कहेंगे, आप थोड़ा सा बस नॉलेज आपको बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, एंट्रीज नहीं करनी है, तो आप इस पे ज्यादा ध्यान न दीजिए, हम केवल आपको हिंट दे दिए कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आती है एंट्रीज में, ठीक। आई होप आपको एंट्रीज समझ में आ गई होंगी। तो ये हमारा कहें कि जनरल एंट्री जो आपका शेयर इशू से लेकर फॉर फ्यूचर री इशू सब खत्म होता है। अब शेयर्स में हमारा कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन बचे हुए हैं, उसको हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, तो वहां से आपका क्या होगा कि इस शेयर का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। पिछले क्लास से रिलेटेड में एक लास्ट स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था, वो पूछा कि सर शेयर कैपिटल जो होता है जो हम ये हमारे लिए लायबिलिटीज है कि एक हम कहें कि एसेट्स है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, जो शेयर कैपिटल की बात होती है, मीन्स अगर हम बोले कि एज ए शेयर होल्डर हम पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करें, किसी कंपनी में अगर शेयर में पैसा लगा रहे हैं तो मेरे लिए एसेट्स होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे हमें क्या होगा कि उस शेयर पे
डिविडेंड फ्यूचर में मिलने वाला है और वो पैसा हमारा बाद में रिटर्न हमको मिलेगा, तो ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट। लेकिन जिस कंपनी में हम शेयर परचेज किए, जिस कंपनी को हम अपना पैसा दिया है, तो वहां पे अगर उस शेयर कैपिटल की बात की जाए, वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटीज होगा, क्योंकि बाद में वो कंपनी हमको पेमेंट करेगी, तो वो अपने लायबिलिटीज साइड में शेयर कैपिटल दिखाती है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर हम अपने बैलेंस शीट में इसको एज ए इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में दिखाएंगे। तो दोनों के यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, मीन्स आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका डिसाइड होता है कि ये आपके लिए लायबिलिटीज होगा कि एसेट्स होगा। आई होप आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।